ये आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम भाई, कल मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स छोड़े थे। वो न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास m/2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पासेस ओवर पुली, अ मैन ऑफ मास m क्लाइम्स द अदर एंड ऑफ द रोप, द रिलेटिव एक्सेलरेशन g/6। तो देखो, मैन का मास है m, ब्लॉक का मास है m/2, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन गिवन है, कुछ ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज ab। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये रोप नीचे आएगी, रोप का एक्सेलरेशन इज ar। ये जो मैन है इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज g/6। तो यहाँ लॉज ऑफ मोशन कम यूज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है दैट्स पॉजिटिव प्लस ab, प्लस ab। acceleration of man with respect to rope, ब्लॉक इज प्लस ए बी। रोप का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ रोप, जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जाएगा एग्जैक्टली उसी एक्सेलरेशन से रोप नीचे आएगी। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए बी। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप, रोप की रिस्पेक्ट में ये मैन ऊपर जा रहा है, दैट इज प्लस g/6। आपको एक्सेलरेशन ऑफ मैन कैलकुलेट करना है इस g/6 और ब्लॉक के एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का बेसिक यूज कर लूं, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रोप और acceleration of man with respect to rope, so that's acceleration of man minus acceleration of rope। तो man with respect to rope कितना है, g/6। acceleration of man का पता नहीं, acceleration of rope is minus ab। तो ये आ गया g/6 is acceleration of man plus acceleration of block। तो यहां से acceleration of man आ गया, इट्स g/6 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। नाउ इतना लिखिए, फिर व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। इतना लिखो, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। भाई इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे। भाई इतना लिख लो, बताओ मुझे, रब करते हैं इसे। सो याद रखिएगा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करना है, और रोप में जो टेंशन एक्ट करेगी वो टेंशन चाहिए। वरुण, ये ब्लॉक m/2 का है मास, मैन का मास m है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ab, मैन नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, नहीं ये मैन का पता नहीं कहां जा रहा है, मैन
रोप की रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन g/6। सो देखो आपको गिवन क्या है कि आपको गिवन है ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज ए बी। अब ये देखो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इससे कनेक्टेड जो स्ट्रिंग है वो नीचे आएगी। मींस रोप का जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स माइनस ऑफ ए बी। मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप जो एक्सेलरेशन इट्स अपवर्ड्स विच इज g/6। मैन का एक्सेलरेशन इज अननोन, मैन का एक्सेलरेशन नहीं पता, यही मुझे कैलकुलेट करना है। रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए g/6, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस रोप का एक्सेलरेशन क्या था माइनस ए बी। तो यहां से मैंने ए एम कैलकुलेट कर लिया g/6 माइनस ए बी। न्यूमेरिकल में मोटिव है किसी तरह से ए बी निकालना और टेंशन निकालना स्ट्रिंग में। वरुण इतना लिख लो तो मुझे बताओ जल्दी से, मुझे इसको रब कर कर व्हाइट बोर्ड पर आना है, यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। भाई लिख लिया ये सबने, व्हाइट बोर्ड पर आऊं मैं? से प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ये आपने रिजिड सपोर्ट ली, इस रिजिड सपोर्ट से आपने पुली कनेक्ट कर दी, पुली के एक एंड से एक मास अटैच्ड है, इट्स m/2। ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए बी। ये एक मैन है, ये ऊपर जा रहा है। मैन का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज g/6 माइनस ए बी। ये सिस्टम है आपके पास। तो अब इसलिए ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा ग्राउंड। हम सब कुछ ले रहे हैं ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए। अब जब आप एफबीडी बनाओगे ब्लॉक का, जब आप एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक जब आप लोगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, सो देखिए मास ऑफ द ब्लॉक इज m/2। ब्लॉक पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अपवर्ड्स टेंशन एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स इसका वेट एक्ट कर रहा है विच इज m/2g। ये अपवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। जब आप इक्वेशन लिखोगे इट्स t माइनस m/2g इज m/2ab। तो ये इक्वेशन ब्लॉक के लिए आ गई। एक बार और देख लीजिए इसको लिखते हुए, क्या लिया था मैंने? मोशन अपवर्ड्स हो रहा है ब्लॉक का, तो अपवर्ड्स मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो जो भी फोर्सेस अपवर्ड्स एक्ट करेंगी वो पॉजिटिव है, जो फोर्सेस डाउनवर्ड्स एक्ट करेंगी वो फोर्सेस नेगेटिव है। तो टेंशन अपवर्ड्स है, m/2g इज नेगेटिव, m/2a0 इज पॉजिटिव। इसी तरह से आप एफबीडी ऑफ मैन ले लीजिए। जब आप मैन का एफबीडी कंसीडर करोगे, सो दिस इज मैन, ये मैन मान लेते हैं, इसका मास है मैन। सो मैन पे जो फोर्सेस होंगी, देखो इसके ऊपर एक टेंशन ऊपर एक्ट कर रही होगी, डाउनवर्ड्स इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, और ये किसी am एक्सेलरेशन से g/6 माइनस a0 से ये ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है। तो ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है t, नीचे वेट एक्ट कर रहा है mg, और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन am which is g/6 minus ab। तो यहां भी जब आप इक्वेशन लिखोगे इट्स t minus mg, इट्स ma, so m into a is g/6 minus ab। That is equation number 2, this one is equation number 1। हाँ समझ, बोलो क्या डाउट है?
समझ, ए एम माइनस ए बी नेट एक्सेलरेशन होता है या रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है? रहबर अभी आ रहा हूं बस मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। समझ, ए एम माइनस ए बी इज नेट एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन? एक मिनट वजात, एक एक करके ले लूं, पहले समझ का एक डाउट था उसका लेता हूं फिर मैं आता हूं। रिलेटिव, आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है, सब कुछ इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन दिखेगा वो ए बी होगा, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वेशन को मैन का जो एक्सेलरेशन दिखेगा वो ए एम होगा। ब्लॉक का ए बी दिखेगा, मैन का एक्सेलरेशन ए एम दिखेगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ जब ग्राउंड वाले की रिस्पेक्ट में लूंगा तो ए एम ही तो यूज करूंगा, रिलेटिव तो नहीं यूज कर सकता। हाँ भाई समझ, रिलेटिव है, नेट नहीं है, रिलेटिव ले रहे हैं, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं सब। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, रहबर का क्या था सर, मैन और ब्लॉक दोनों ऊपर जा रहे हैं। हाँ रहबर, दोनों ऊपर जा रहे हैं, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, रोप नीचे आ रही थी लेकिन मैन उस रोप पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है, तो ये मैन भी ऊपर जा रहा है। आंसर्स नहीं पता मुझे, अभी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, बाकी लोग आंसर्स बता रहे हैं। सो दिस इज G/6 माइनस ए, G/6 माइनस ए बी। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। वन से देखो टी निकाल लेते हैं, टी कितना आ जाएगा, m/2ab प्लस m/2g, m/2ab प्लस m/2g। ये वन है, इस वन को उठाकर टू में रख दीजिए, m/2ab प्लस m/2g माइनस mg is mg/6 माइनस mab। तो इस ab वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, सो इट्स m/2ab plus mab, so this is mg/6 plus mg minus m/2g। तो ये तो आ गया 3/2 mab, LCM 6 आ गया, it's 6 mg it's mg plus 6 mg minus 3 mg divided by 6. So 3/2 m into ab, 6 plus 1 7, 7 minus 3 4, it's 4 mg/6। m से m कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 कैंसिल हो गया, we have ab which is 4g/9। एक्सेलरेशन इज 4g/9, ज्यादातर स्टूडेंट्स का 4g/9 आएगा। आरिफ, मैन रोप की रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में भी ऊपर जा रहा है, वरना आपका am नेगेटिव आ जाता है। जाहिद, अभी कोई सेकंड क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं, क्या रिपीट करूं? टी आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां से अगर इतना आ गया। सलमान, क्लासेस कम छोड़ा करिए, आप कुछ दिनों में नुकसान में आ जाएंगे। एक चीज और है, इस तरह की पुली की प्रॉब्लम्स के बहुत शॉर्टकट्स होते हैं। मतलब अगर आप कोई पुरानी टेक्स्ट बुक या किसी पुराने टीचर के नोट्स उठा के देखेंगे, बहुत शॉर्टकट्स होते हैं कि दो पुली के शॉर्टकट्स, हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस करेंगे लेकिन शॉर्टकट्स बहुत हैं, वो शॉर्टकट्स आपके जेई में किसी भी तरह से काम नहीं आने वाले।
याद रखिएगा, जेई में रटने वाली चीजें नहीं चाहिए, लोगों ने ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो रटने के बाद जेई में आ सकते हैं, इसीलिए जेई का पैटर्न बहुत तेजी से चेंज हुआ है। तो उन बेवकूफियों में मत रहना कि आप 90s के किसी के नोट्स उठाओ, वहां पुली के ऊपर 1000 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से 200 ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। वो वेस्टेज है टाइम का। अगर आप कुछ ठीक कर सकते हैं तो अपना हाँ, अलमास मैन नीचे नहीं आ रहा, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, रोप नीचे आ रही है, लेकिन मैन उस रोप पे चढ़ता चला जा रहा है। मैन ऊपर जा रहा है, रोप नीचे आ रही है, लेकिन मैन अगर स्टेशनरी होता तो नीचे आ जाता, मैन उस रोप के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ए बी कितना आ गया, ए बी नेगेटिव आया, ए एम नेगेटिव आया, ए एम आ गया, ए एम इज जी बाय 6 माइनस ए बाय बी, 4g/9। तो ये कितना आ गया, 9g माइनस 24g। हाँ ठीक है अलमास, अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मैन नीचे जा रहा है, ठीक है। मैन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो ए बी की वैल्यू प्रिडिक्ट करेगी, ठीक कह रहे हो। हाँ भाई अलमास सही कह रहा है, जो भी मैन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो ये वाला साइन डिसाइड करेगा। इस ए बी की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा ए एम, दैट मीन्स मैन नीचे आ रहा होगा। मैन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, इतनी तेज स्पीड नहीं है उसकी, नीचे जा रहा है, ठीक है। सलमान अब तो यार ये कल का होमवर्क था, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, कल आप छुट्टी पर थे। ये न्यूमेरिकल कल किया था, फिर होमवर्क दिया था, फिर सॉल्व किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप ट्राई कीजिएगा। चलो जी, इतना हुआ। और जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने सब सॉल्व हो गए या कुछ और भी मुझे डिस्कस करना है? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है मासिव पुली की। एक प्रॉब्लम और करिए, मासिव रोब है आपके पास, इसके बाद फिर हम और टॉपिक्स करना शुरू करेंगे। आपको एक ब्लॉक दिया है, इस ब्लॉक से आपने एक रोप कनेक्ट कर दी और ये रोप मासिव है, इस रोप का कुछ मास है। ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, रोप का मास एम है। इस रोप पर यहां आपने फोर्स अप्लाई करी है, रोप की कुछ लेंथ मान लीजिए, लेंथ ऑफ द रोप इज एल। मुझे एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रोप टेंशन कैलकुलेट करनी है। ये L/2 है, ये L/2 है, दिस इज सेंटर। कैलकुलेट टेंशन एट द सेंटर ऑफ रोप। एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रोप आपको कैलकुलेट करना है टेंशन क्या होगी। यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है टेंशन क्या आएगी। कैलकुलेट टेंशन एट द सेंटर ऑफ द रोप, रोप के सेंटर पर आपको चाहिए टेंशन क्या आएगी। चलिए इसको ट्राई कीजिए, वजाहत का कुछ आंसर आया। आंसर्स बताइए मुझे क्या आ रहा है, एट द सेंटर क्या टेंशन आएगी।
याद रखने का, मासलेस नहीं है, ये मासिव रोप है। सलमान का भी आ गया। ओके, दो आंसर्स बस हैं। ओके, 2 मिनट और हैं, बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सुनिए, जब वो आपको मासिव रोप दे रहा है तो इस रोप को भी ना एज अ ब्लॉक ट्रीट करो। तो पहले तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। एक्सेलरेशन में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय टोटल मास। यहां जब एक्सेलरेशन लोगे, इट्स टोटल फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स एफ एक्ट कर रही है, ब्लॉक का मास एम, रोप का मास स्मॉल एम, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको टेंशन चाहिए एट द सेंटर, तो आप एक काम करोगे, इस ब्लॉक और इस रोप को एक सिंगल बॉडी कंसीडर करो। इतना, यहां कुछ टेंशन एक्ट कर रही होगी टी, ये रोप ब्लॉक पर अप्लाई कर रहा है, ऐसे ही ब्लॉक रोप पर जो टेंशन अप्लाई कर रहा होगा वो टी एक्ट कर रही होगी। तो अगर मैं एफबीडी बना दूं ना, एक ब्लॉक और ये आधी रोप, इसे आप एक बॉडी कंसीडर कर लीजिए एम और m/2। तो यहां जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है टी, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो एक लाइन की कैलकुलेशन है, आप लिख सकते हो टेंशन हो जाएगा, इट्स m प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाय ए। सो टेंशन आ गया, इट्स m प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ए इज दिस, इट्स f बाय m प्लस m। तो ये ज्यादातर लोगों का मैच कर रहा था। सो ये टेंशन हो जाएगी। आप टेंशन रोप से भी निकाल सकते हैं। अगर आप रोप से निकालना चाहते हैं तो ये रोप है जिसका मास है a/2, राइट में फोर्स एफ एक्ट कर रही है, लेफ्ट में टेंशन टी एक्ट कर रही है, एंड इट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। यहां से आप निकाल लोगे, लिख लीजिए था। इसमें डाउट किसी को? अमरीश हुआ ये? ओके, नेक्स्ट देखिए। यूनिटरी मेथड से सलमान, ये जो आधा मास निकाला है यूनिटरी मेथड से ही तो निकाला है। ये जो हाफ मास निकाला है रोप का, ये यूनिटरी मेथड से ही तो निकाला है। टेंशन निकालने के लिए तो मैं मास की जरूरत है, जो हमने यूनिटरी से निकाल दिया है कि हाफ रोप का मास हाफ हाफ हो जाएगा। टेंशन तो यूनिटरी मेथड से नहीं आ सकती ना, ऐसे नहीं आ सकता पूरे के लिए निकालो और उसे आधा कर दो। नहीं, मतलब जिस तरह से तुम सोच रहे हो यूनिटरी, वैसे नहीं होगा सलमान, वैसे कभी नहीं आएगा।
अच्छा, तो बेसिक फोर्सेस में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। टेंशन हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, सूडो फोर्स हमने डिस्कस कर लिया। सूडो फोर्स के बाद अब जो नेक्स्ट फोर्स आएगी दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे और स्प्रिंग फोर्स के बाद फिर हम आएंगे कंस्ट्रेंट रिलेशंस पर कि अगर मल्टीपल पुलीज हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट रिलेशन देखेंगे। तो देखो फ्रिक्शन में, देखो फ्रिक्शन is a force which oppose relative motion। सो बिल्कुल कल की तरह नेक्स्ट आधा घंटा मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा फ्रिक्शन का, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पाएंगे। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो अगले आधे घंटे बहुत ढंग से सुनिएगा, जो आप सुनेंगे उसी की बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे सारे। तो फ्रिक्शन को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्रिक्शन होता है इंटरनल, दूसरा फ्रिक्शन होता है एक्सटर्नल। तो ये दो तरह के फ्रिक्शन हैं, एक इंटरनल फ्रिक्शन है, दूसरा एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। इंटरनल फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होता है, ये फ्लूइड में एक्ट करता है जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ये फ्लूइड में एक्ट करता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन सॉलिड सरफेसेस में एक्ट करता है और इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये सॉलिड सरफेसेस में काम करेगा और इसी को आप फ्रिक्शन कहोगे। फिर इस फ्रिक्शन को फर्दर आप कई पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपका फ्रिक्शन फर्दर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट कुड बी रोलिंग फ्रिक्शन और ये रोलिंग हो सकता है, और यही फ्रिक्शन स्लाइडिंग हो सकता है। मीन्स बॉडी अगर किसी सरफेस पर रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन, बॉडी से स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फर्दर इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को फिर से आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुड बी स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुड बी काइनेटिक, और स्टैटिक हो सकता है, लिमिटिंग हो सकता है। ऑल्दो लिमिटिंग इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो सकता है। तो ये तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, तीन तरह के फ्रिक्शन होंगे। फ्लूइड हो गया, इंटरनल फ्रिक्शन जो फ्लूइड में एक्ट करेगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो सॉलिड सर्फेसेस में एक्ट करेगा। सॉलिड सर्फेसेस में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसे फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कुड बी अ रोलिंग फ्रिक्शन और अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट कुड बी स्टैटिक, इट कुड बी लिमिटिंग और इट कुड बी डायनामिक। अब जरा देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डिटेल देखते हैं। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक फ्रिक्शन। तो देखिए स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगा आपका, इतना लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, दोबारा से करेंगे इसको। इतना लिखिए। हो गया। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो देखिए स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करेगा
जब तक बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट में, लाइक मैंने आपको एक सरफेस दे दी, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस। इस रफ सरफेस के ऊपर आपने किसी ब्लॉक को रख दिया, आप इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। आप ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन की। ब्लॉक रेस्ट में, दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी 1 न्यूटन। आप ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करते हो 2 न्यूटन, ब्लॉक अब भी रेस्ट में, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट्स 2 न्यूटन। जब तक बॉडी रेस्ट में होगी, जो आप फ्रिक्शन अप्लाई करोगे दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। When body is at rest with respect to surface। और एक चीज और याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स चेंज करेंगे, दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स चेंज करते चले जाओगे, बिल्कुल उसी तरह से फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेट करती चली जाएगी। अब इसके बाद, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। Limiting friction is maximum value of static friction. It's maximum value of static friction. तो भैया हर सरफेस एक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर सकती है। सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर करेगी दैट इज स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आइडियली ठीक नहीं होता है कि आप स्टैटिक और लिमिटिंग को दो तरह के फ्रिक्शंस कहिए। बेसिकली एक ही फ्रिक्शन है, स्टैटिक ही है, स्टैटिक और लिमिटिंग दोनों। बस लिमिटिंग इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब एक्ट करती है, इट एक्ट व्हेन body is at verge of motion। ये तब काम करेगी when body is at verge of motion। बॉडी जस्ट जब मूव करने वाली है तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है। जैसे ये आपने सरफेस ली, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते चले जा रहे हो। आपने एक फोर्स अप्लाई करी 5 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं करती, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन। बट मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो ये सरफेस ऑफर कर सकती है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन ये सरफेस ऑफर नहीं कर सकती। दैट मीन्स अगर आपने 5.001 न्यूटन की भी फोर्स अप्लाई कर दी तो बॉडी एक्चुअल में मूव कर जाएगी। तो बॉडी जस्ट जब मूव करने वाली है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज करती है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हर सरफेस के लिए फिक्स्ड होगी। देन यू हैव काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तब एक्ट करेगी जब बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है। It acts when body is actually sliding on surface। तो बॉडी जब एक्चुअल में सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही होगी तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक्चुअल में मोशन होता है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये आपने सरफेस ले ली, आपने इसके ऊपर बॉक्स रख दिया, अब बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मूव करेगी, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कह सकते हो, कम होती है। इट्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फ्रिक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So friction is a type of electromagnetic force।
तो ये बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन था। तीन तरह का फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव करेगी, एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इतना लिखिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और मुझे डाउट्स बताइए अगर कोई डाउट है यहाँ तक। वरुण, अमरीश, कहीं कोई डाउट किसी का? यस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ सलमान, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर नहीं डिपेंड करता। वैल्यू एफ के की वैल्यू डिपेंड करेगा नॉर्मली एक्शन। कैलकुलेट कैसे करेंगे वरुण, वो हम अभी आएंगे। एफ के की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी आओगे। अभी तो क्वालिटेटिवली देखो कि स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शंस होते क्या क्या। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बॉडी किसी भी वेलोसिटी से जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन उसका कांस्टेंट होगा। चलिए मेजर अप करता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करोगे कैसे? भाई जो भी फ्रिक्शन होगी वो नॉर्मली एक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने एक रफ सरफेस ली, इस रफ सरफेस के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया। डाउनवर्ड्स कुछ ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा होगा mg, अपवर्ड्स एक नॉर्मली एक्शन होगा n। बॉडी की मोशन की टेंडेंसी राइट में थी, आप राइट में से पुश करना चाह रहे थे, फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नोटेशंस हैं, आप पर डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मली एक्शन। ये नॉर्मली एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n, या ऐसे आप ऐसे कह दो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स म्यू एल इंटू एन। सो दैट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ना इस फॉर्मूले से, ये कभी भी आपको सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं देता, ये फॉर्मूला हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अलग से स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं होता, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आप हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे या लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे। तो याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मली एक्शन, it depends on normal reaction and roughness of the surface. It is independent of area of contact. It is independent of area of contact. ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा
नॉर्मली एक्शन है रफनेस पर। तो एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रख दी, एक ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक पर वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, और इसकी टेंडेंसी है राइट में जाने की। तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगी, विच इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो आप एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो जब भी आप म्यू एस इंटू एन लोगे या म्यू एल इंटू एन लोगे, वो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देगा। आप सेल्फ एडजस्टिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वेरिएबल, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब भी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू लोगे। नॉर्मली एक्शन और रफनेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां जो म्यू एस आ रहा है, दिस म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली रफनेस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इसको ऐसे आप लिख सकते हो, इट्स म्यू के इंटू एन। म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू म्यू स्टैटिक से हमेशा कम होती है, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। और अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स, एक्स एक्सिस पर अगर मैं अप्लाइड फोर्स ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर अगर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स ले ली। सो भाई देखो, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शनल फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगी, जिस मैक्सिमम वैल्यू को आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन की, दैट इज एफ एल। अब एक बार जब बॉडी एक्चुअल में मूव करना शुरू कर देगी तो ये कम हो जाएगा। जब बॉडी एक्चुअल में मूव करना शुरू कर देगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, एक कांस्टेंट फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, जिसे आप कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये पूरा, इसे आप कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग तो एक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, बाकी जो पूरा फ्रिक्शन एक्ट करेगा वेरिएबल, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर आपने फोर्स और इंक्रीज कर दी, बॉडी मूव करना शुरू करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना लिखिए, एक आध प्रॉब्लम देखते हैं जिससे फॉर्मूला क्लियर होगा। देखिए वरुण, आप, मैंने अभी सिखाया था ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है विद अप्लाइड फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये ऐसा है जो मैं शुरू से बता रहा था, आपने 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, 5 न्यूटन मैक्सिमम हो गया, जिसे आप लिमिटिंग कहते हैं। 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कांस्टेंट। और एक चीज और याद रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। बॉडी किसी भी स्पीड से मूव करे, जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज फिक्स्ड, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
चलिए इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बेसिक सी प्रॉब्लम देखो। इट्स अ रफ सरफेस, इस रफ सरफेस पर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स F अप्लाई कर रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज से 0.3, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, बॉडी का मास 10 kg ले लेता है। सो कैलकुलेट static friction and acceleration if, फर्स्ट पार्ट, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, अगर वो अप्लाइड फोर्स आपकी 10 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। अप्लाइड फोर्स अगर आपकी 30 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। अप्लाइड फोर्स आपकी अगर 50 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, तुम स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम जो कैलकुलेट कर सकते हो दैट्स मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है 10g, अपवर्ड्स नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है n। n को आप लिख सकते हैं 10g, सो योर n इज 10 इंटू 10, सो नॉर्मली एक्शन आ गया इट्स 100 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा दैट इज 0.3। So maximum value of static friction is mu s, it's 0.3. Normally action कितना है 100। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 30। काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर देखेंगे इन पार्ट्स में क्या होगा। इट्स विल बी म्यू के इंटू एन। तो आपने काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करके रख दिया। म्यू के कितना है 0.2, नॉर्मली एक्शन इज 100, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया दैट्स 20 न्यूटन। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट पार्ट, अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, मैक्सिमम 30 है। जब अप्लाइड फोर्स 10 होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 30 नहीं एक्ट करेगा। अप्लाइड फोर्स अगर 10 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 हो जाएगा। तो ये मत लिख देना कि अप्लाइड फोर्स 10 है तो स्टैटिक 30 हो गया। मैक्सिमम है 30। जब अप्लाइड फोर्स 10 होगी तो स्टैटिक भी 10 हो जाएगा। सेकंड देखिए, और अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपने ये सरफेस ले ली, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, और यहां जो मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर सकता है वो 30 है। ऑब्वियसली फोर्स तो कम है ना मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। और इसी में आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज 0। अगर यही मैं एक सेकंड पार्ट ले लूं कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है दैट अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, भाई मैक्सिमम कितना है 30, अप्लाइड भी 30 कर दिया, मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है 30 न्यूटन। अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी मूव कब करेगी, जब फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। तो बॉडी विल नॉट मूव। अगर अप्लाइड फोर्स 20 होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 हो जाता। थर्ड देखिए, अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन, फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 30 तक, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। So applied force is greater than force of maximum force of static friction। इसी को आप चाहो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दो, तो बॉडी मूव कर जाएगी। अब जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं काम करेगा।
यहाँ अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 50 न्यूटन। यहाँ जो बैकवर्ड फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा दैट फ्रिक्शन वुड बी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जब बॉडी एक्चुअल में मूव करना शुरू कर देगी। तो जब बॉडी मूव करती है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट्स काइनेटिक, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। सलमान कह रहा है बॉडी को पीछे की तरफ जाना चाहिए फर्स्ट केस में। क्यों सलमान? स्टैटिक फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, 30 थोड़ी ना एक्ट कर रहा है। 30 तो पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम 30 तक दे देगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जितनी अप्लाइड फोर्स है उतना स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेट कर लेगा। तो ये तो 10 है, पीछे क्यों जाएगी, रेस्ट में रहेगी। थर्ड केस में एफ के 20 ही रहेगा। हाँ 20 रहेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू तो स्टैटिक की होती है जो वेरी करता है। काइनेटिक तो कांस्टेंट रहता है हमेशा 20। जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक एक्ट करेगा ना, स्टैटिक तो नहीं एक्ट करेगा वो। हाँ तो आई मूव करते रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। हाँ वही निकालना है, कैलकुलेट करो। बस 5-7 मिनट और, एक दो कॉन्सेप्ट और तो मैं रिवाइज करा दूं, फिर ढंग के न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। अगर एक बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रही है 30, अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ सही 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 समझ, एक्सेलरेट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी नहीं, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कई बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देने की जगह एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देता है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, एक रफ सरफेस है, इट्स अ रफ सरफेस, इस पर एक ब्लॉक रख दिया। यहाँ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है। आप बॉडी को राइट में पुश कर रहे हो तो बैकवर्ड एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मली एक्शन फ्रिक्शन, इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, नॉर्मली एक्शन और फ्रिक्शन का। ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा अल्फा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस अल्फा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। So angle of friction is angle between angle of friction is angle between a resultant of normally action and frictional force and normally action.
इसका फायदा ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन tan अल्फा के इक्वल होगा। मैं डिराइव नहीं कर रहा पूरा, इसको याद रखिएगा। इफ अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan अल्फा हो जाएगा। लाइक अगर वो आपसे कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी tan 30 डिग्री, 1/√3 हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद सीखो कि अगर मैं तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन दे रहा हूं तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तुम फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन दे रहा हूं तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन दे दिया। अगर आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और मैं आपसे कहता हूं इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए कैलकुलेट कीजिए फ्रिक्शनल फोर्स, समझ अच्छा हो गया। ये एंगल थीटा दिया है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, अब ब्लॉक ऑफ मास एम। इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा mg। आप वेट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। इफ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा आएगा। इट्स mg cos थीटा। डाउन द प्लेन इज mg sin थीटा। और यहां पर एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर जाएगा, ये एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा n। सो देखिए नॉर्मली एक्शन यहाँ mg के इक्वल नहीं होगा, नॉर्मली एक्शन mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी म्यू n, इट्स म्यू mg cos थीटा। अब आप काइनेटिक ले रहे हैं या लिमिटिंग ले रहे हैं वो डिपेंड करता है इस म्यू के ऊपर, बट नॉर्मली एक्शन याद करिएगा इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मली एक्शन mg cos थीटा होगा। और याद रखना हमेशा फ्रिक्शन नॉर्मली एक्शन पर डिपेंड करता है। इंक्लाइंड प्लेन के बाद नेक्स्ट देखिए एक और चीज आती है विच इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और इसी को एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूं, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया मैंने, इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। अगर आपने इंक्लाइंड लिया तो ये एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा जिसके लिए यहां रखी हुई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी। मान लो प्लेन है, ये फ्लैट था, मैंने ऑब्जेक्ट रख दी रेस्ट में, जैसे जैसे मैं इसे इंक्लाइन करता चला जाऊंगा एक मिनिमम एंगल आएगा जिसके लिए ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी। दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। सो इट्स मिनिमम एंगल at which object placed on it begin to slides down। तो मिनिमम एंगल जिसके लिए उस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी दैट्स एंगल ऑफ रिपोज। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, थीटा और अल्फा इक्वल होगा, थीटा एंगल ऑफ रिपोज है, अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतना लिखिए, बेसिक्स हो गए, अब न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये लिख लिया होगा इतना सबने, हाँ? रब कर दूं ये?
वरुण, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से निकाला था ना आपने, म्यू एस टैन थीटा टैन अल्फा था। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या रिपोज से भी निकाला था, म्यू एस टैन थीटा था। तो जब थीटा और अल्फा एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा वही वैल्यू एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज की भी आती है जब हम डिराइव करते हैं। देख रहे हैं ना, दोनों ही म्यू एस के इक्वल है, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। चलो भाई, चेक करो कितना सीखा तुम लोगों ने। मैं बेसिक में आपको सारे सिखा चुका हूँ, सॉल्व कीजिए इसे। आंसर्स बताइए। अगर कोई 37 एंगल किसी को याद नहीं है, तो cos 37 इज 4/5, sin 37 इज 3/5। हो गया। आंसर्स ना एक साथ रखिएगा, फ्रिक्शन भी और देखो स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग है, तो तीन आंसर्स होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, एक साथ लिख कर रखिएगा। बेसिक सिखा दिया आपको सारा मैंने। एक्सेलरेशन मेन है, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि स्टैटिक निकाल लिया, काइनेटिक निकाल लिया, कि एक्सेलरेशन एक्ट कर कौन सा रहा है, मतलब फ्रिक्शन कौन सा एक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में। स्टैटिक और काइनेटिक एक साथ काम नहीं करते ना, आपने तो वैल्यू निकालनी है, आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक साथ लिखो। फ्रिक्शन कौन सा काम कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है।
ये बताओ कि कौन सा एक्चुअल में स्टैटिक काइनेटिक एक साथ काम नहीं करते, एक टाइम पर कोई एक काम कर रहा होगा, वो आपको डिसाइड करना है कौन सा काम कर रहा है यहाँ, और एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालो कितना है। एक्सेलरेशन आया 25, एक्सेलरेशन आया 10 और 27, सब गलत है। सब गलत है, 25, 27, 10 सब गड़बड़। करो करो, ट्राई करो, देखो क्या है। 1 मिनट और है, उसके बाद मैं करूंगा। हाँ, अस्का का आंसर सही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अस्का का आंसर करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर जाएगा अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो? क्या क्या कहते हो भाई? देखो, ये फोर्स एक्ट कर रही है 500 न्यूटन। तो पहला काम आपका ये है कि फोर्स के आप कंपोनेंट्स लीजिए। ये 37, तो ये भी आ गया 37 डिग्री। तो फोर्स का राइट में जो कंपोनेंट एक्ट करेगा दैट इज, अच्छा, F cos 37। अब जरा सुन लो, थोड़ी देर सुनो सुनो। 500 इंटू cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये आ गया 400 न्यूटन। ऐसे ही ऊपर एक्ट करेगा 500 साइन 37, ये आ जाएगा 300 साइन 37 और cos 37। अच्छा, तो अगर मैं इस ब्लॉक को दोबारा से ड्रॉ करूं, तो ब्लॉक पर फोर्सेस देखिए क्या क्या एक्ट कर रही हैं। डाउनवर्ड्स ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा होगा, 12 केजी का ब्लॉक है तो 120 न्यूटन की फोर्स नीचे एक्ट करेगी, वेट है इसका। या 12 जी लिख देता हूं, बेवजह कंफ्यूजन होगी। 12 जी एक्ट करेगा। यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही है 400 न्यूटन की, जो बेसिकली एफ फोर्स का एक कंपोनेंट है। ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है 300 न्यूटन की, जो बेसिकली एफ का एक कंपोनेंट है। और यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इधर 12G हो गया, ऊपर 300 हो गया, यहाँ 400 हो गया। ये सरफेस एक नॉर्मली एक्शन दे रहा होगा N। फ्रिक्शन होगा, मुझे एक तो ये नहीं पता है कि ये बॉडी जाएगी कहाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 400 न्यूटन। तो यहां से दोनों फ्रिक्शंस निकाल लेते हैं, ये ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा था, म्यू एस इंटू एन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, म्यू एस इज 0.4 इंटू 400, सो एफ एस आ गया 160 न्यूटन। एफ काइनेटिक आ गया म्यू के इंटू एन। एफ काइनेटिक आ गया 0.3 इंटू 400। एफ काइनेटिक आ गया 120। काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 120 न्यूटन। अब इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन भी मिल गया आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन भी मिल गया। अब देखो, ये जो बॉडी है, इसके ऊपर नेट फोर्सेस देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग तो नेट फोर्स 0, आपको डिसाइड करना है मोशन कहां हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो नेट फोर्स 0 है, एक्स के अलोंग कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वाई के अलोंग देखो, 300 ऊपर एक्ट कर रहा है, 12G नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। नेट फोर्स इज अपवर्ड्स,
net force is upwards. और कितनी नेट फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है? 300 माइनस 12g का मतलब कितना होता है? 120, दैट्स 180 न्यूटन। मींस अगर मैं दोबारा से ये ब्लॉक ड्रॉ करूं तो इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड्स जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज 180 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 160। इसे आप मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स है आपकी। स्टैटिक फ्रिक्शन 160 था, तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बॉडी मूव कर देगी। और जब बॉडी मूव करेगी तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, काइनेटिक एक्ट करेगा। बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की, काइनेटिक कहाँ एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। ऐसी तो निकालोगे एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स बाय मास। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 180। काइनेटिक फ्रिक्शन इज 120। मास ऑफ द बॉडी इज 12 न्यूटन। 60/12, 60/12 आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे लिखिए, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। और मुझे डाउट्स बताइए इसमें क्या क्या डाउट्स रह गए। बेसिक्स आपको सिखा दिए सारे। आप बताइए मुझे उन बेसिक्स के बेसिस पर कहाँ क्या नहीं समझ में आया। नॉर्मल रिएक्शन पहली चीज हमेशा वेट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के इक्वल हो जाए। व्हाट अब देखो यहाँ पर इस ब्लॉक पर ऊपर 300 एक्ट कर रहा है, नीचे वेट एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 300 माइनस 12 विच इज 180 न्यूटन। नेट फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है। अगर नेट फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। नेट फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 160। वरुण, अगर मोशन ऊपर हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे तो जाएगा। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स क्या है? ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स। इट्स 180 माइनस 120 divided by mass of the system. Mass is 12, so that's 60/12, which is 5 meter per second square. तो ये एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोटा हुआ क्लियर अब? फर्स्ट डायग्राम में वेट का डायरेक्शन दिया है तो मैंने उसके लॉन्ग वेट ले लिया। अच्छा ठीक है, इसे रब करते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखिए। नेक्स्ट वाला कोशिश कीजिएगा कि गलत ना हो। कोई नया कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे, वही जो आपने सीखे उसे अप्लाई करना है। और इन्हीं चीजों से डिसाइड होता है कि आप एग्जाम में क्या कर कर आने वाले हो। मतलब कॉन्सेप्ट सबको एक सा सिखाया गया है, अब वो आप कितना अप्लाई कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप एंट्रेंस में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल और लिखिए। इस न्यूमेरिकल में आपको एक ब्लॉक दिया है। इस ब्लॉक के अंदर कई पुली कनेक्टेड है। एक पुली यहां लगा हुआ है, एक पुली यहां लगा है, एक पुली यहां लगा हुआ है। मल्टीपल पुली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग एक है सो एक ही टेंशन होगी, उसकी मत टेंशन लेना कि क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके सिस्टम पर। ये एक ब्लॉक है, इस पे कोई खड़ा है, उसका मास कैपिटल एम, ब्लॉक का मास स्मॉल एम। इसके हाथ से एक स्ट्रिंग जाती है ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे मूव करती है, फिर ये स्ट्रिंग नीचे आती है और फिर ये स्ट्रिंग ऐसे जाती है।
So the friction coefficient between board and floor is mu. तो यहाँ जो बोर्ड और फ्लोर है इसके बीच में फ्रिक्शन इज म्यू. फाइंड मैक्सिमम फोर्स that the man can exert on the rope so that board does not slip on the floor. चलिए शुरू हो जाइए. मैं दोबारा कह रहा हूं, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन की टेंशन मत लेना, टेंशन तो एक ही एक्ट करेगी. आंसर बताइए मुझे, फाइनल आंसर क्या आ रहा है. एम यू एम प्लस एम जी. नहीं अमरीश, नहीं. हाँ, इट डज नॉट मूव. यस, इट डज नॉट मूव. हाँ अमरीश, पे भी गड़बड़ है. हाँ समझ तुम्हारा ठीक है. नहीं सलमान, गलत है. शायदा का कुछ ठीक आ रहा है. करो भी, 1 मिनट और है. करो 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 ऐसा.
चलो जी, अब तक आ जाना चाहिए था। तो देखो ये जो मैन है, इस पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही हैं। देखो ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है, ब्लॉक है, ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा इस पूरे सिस्टम पर। नीचे इस पूरे सिस्टम का वेट एक्ट कर रहा होगा m प्लस एम जी। तो अगर आपने मैन प्लस ब्लॉक ले लिया, आपने मैन प्लस ब्लॉक ले लिया, तो अगर ये मैन प्लस ब्लॉक मान लेता हूँ, मास कितना हो जाएगा m प्लस एम। ऊपर फोर्सेस क्या एक्ट करेंगे, टेंशन ऊपर एक्ट करेगा, नीचे m प्लस एम जी एक्ट करेगा, ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर जाएगा जो ये सरफेस दे रही होगी इस पूरे को। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कुछ भी मूव नहीं कर रहा। सो t प्लस एन शुड बी इक्वल टू m प्लस एम जी। तो यहां से n आ गया, इट्स m प्लस एम जी माइनस टी। इट्स m प्लस एम जी माइनस टी। तो यहां से n आ गया, इट्स m प्लस एम जी माइनस टी। नाउ दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी सिस्टम का अगर आप x एक्सिस के अलोंग देखोगे फोर्सेस, ये तो हमने y एक्सिस के अलोंग ली थी। जब आप x के अलोंग देखोगे तो x के अलोंग क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन राइट में एक्ट कर रहा है t, फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट कर रहा है F। ये और तो कोई x के अलोंग फोर्स नहीं है। फोर्स x के अलोंग दो ही फोर्सेस हैं, या तो टेंशन एक्ट कर रहा है या F एक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है टेंशन F की इक्वल हो जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो म्यू एन। एन कहां से आएगा, यहां से एन आ जाएगा। तो ये आ गया म्यू, इट्स m प्लस एम जी माइनस टी। तो ये t आ गया विच इज म्यू m प्लस एम जी माइनस म्यू टी। इसको यहां ले जाओ। सो t प्लस म्यू टी इज म्यू m प्लस एम जी। सो यहां से आपने t कॉमन ले लिया। जब आप t कॉमन ले गए देन इट्स 1 प्लस म्यू इज म्यू m प्लस एम जी। तो यहां से t आ जाएगा, इट्स म्यू m प्लस एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो ये टेंशन का एक्सप्रेशन है। अप्लाइड फोर्स भी इतनी ही होगी भाई, जो फोर्स अप्लाई करेगा मैन वो टेंशन की इक्वली तो होती है। अगर ये एफ फोर्स से नीचे खींचेगा उतनी ही फोर्स से रोप इसे ऊपर खींचेगी, तो फोर्स और टेंशन इक्वल है। इतना लिख लीजिए, आज इसे यही छोड़ते हैं फिर। बस एक बात याद रखिएगा, पूरी उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी भी ना नेट पे सर्च मारकर डाउट नट्स वगैरह में, अब तो बहुत कुछ है, गूगल भी देता है कि आप क्वेश्चन स्कैन करके डाल दीजिए वो आपको दे देगा। वो हरकत मत करना। अब वो हरकत बता देगी कि आप ना हार्ड वर्किंग हो, ना आप ऑनेस्ट हो, आप बेईमान आदमी हो। तो ऐसे लोग एंट्रेंस वगैरह कभी क्रैक नहीं करोगे। ये कभी मत करना कोई भी, लॉन्ग रन में बहुत परेशान करता है। वो एक आदत बन जाती है, एक झूठी इमेज, झूठी चीजों की, हमेशा थोड़ा ना चल पाता है वो। वजह देखो, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो भी फ्रिक्शन है। टेंशन मैन के ऊपर एक्ट कर रही है। इनके बीच के मोशन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो आसान है कि इन दोनों को कंबाइन कर कर एक सिंगल बना लो। अदरवाइज प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि मैन इस पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, सरफेस ब्लॉक पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगी। पहले आप मैन को सॉल्व करोगे, वहां से सरफेस वाला नॉर्मली एक्शन लेकर आओगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा।
बस आप ये समझ लो कि आपके 2 कॉलम्स और बढ़ जाएंगे, आपको ब्लॉक को भी अलग से सॉल्व करना होगा। तो उसे हमने बचा लिया कि मैन और ब्लॉक के बीच की तो कोई चीज पूछ ही नहीं रहा है, वही फोर्स पूछ रहा है जो मैन पर एक्ट कर रही है या ब्लॉक पर एक्ट कर रही है, इनके बीच का कुछ नहीं है, तो इस पूरे को एक सिंगल मान लो। तुम करके देखना एक बार, अलग अलग करके देखना, सेम आंसर आएगा, बस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। फ्रिक्शन कल की क्लास मिस मत करना, ये तो बेसिक था फ्रिक्शन का, कल डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स करनी है, और टाइम बचा तो फिर कल ही हम कंस्ट्रेंट भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो 2 चीजें रहती हैं यहाँ वो थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम्स है, एक डबल ब्लॉक प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट की मल्टीपल पुलिस को आप कैसे हैंडल करते हैं। चलिए आज इसे यहीं छोड़